नमस्ते। चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसी बीमारी जिसमें दम घुटता है, यानी अस्थमा। अस्थमा क्या होती है? ये श्वसन तंत्र की वो बीमारी होती है जो ज्यादातर सामान्यतः बचपन में प्रारंभ होती है, क्योंकि इस बीमारी का करीब करीब आनुवंशिक आधार देखने को मिलता है। क्या होता है इस बीमारी में? इसमें श्वास की तकलीफ होती है और अंदर से घुटन सी होती है, और ये तकलीफ कई कारकों पर निर्भर करती है। क्या होते हैं वे कारक? शारीरिक स्थिति, वातावरण के अनुसार, जैसे मौसम में बदलाव, नमी इत्यादि। अस्थमा के क्या क्या लक्षण होते हैं? देखिए, अस्थमा में मरीज का दम फूलता है, हांफने लगता है, विशेषकर सांस छोड़ते समय। सूखी खांसी आती है और सांस छोड़ते समय एक विशेष प्रकार की आवाज होती है, जैसे सीटी बोल रही हो, सीटी जैसा बोलना। छाती में कफ जम जाता है, छाती में जकड़न हो जाती है, और उसके बाद फेफड़ों में बार बार संक्रमण होता है। जब इसके ऊपर सुपर इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो वो न्यूमोनिया बन जाता है। सभी व्यक्तियों को एक ही तरह का अस्थमा नहीं होता, अलग अलग तरह के अस्थमा होते हैं। किसी को एलर्जिक अस्थमा होता है, किसी को हेरिडिटी से होता है, और कई बार एक ही समय में अलग अलग तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। होता क्या है अस्थमा में शरीर में? देखिए, सांस लेते समय कई बार सांस की नली इतनी संवेदनशील होती है कि जो बाहर के वातावरण से कई प्रकार के कण हैं, धूल मिट्टी के, या किसी जैसे रुई की फैक्ट्री में काम करते हैं तो रुई के कोई भी ऐसे पॉल्यूएंट्स जो होते हैं, जो ऐसे कण होते हैं, वो हमारे सांस की नली में पहुंचते हैं। और सामान्य स्थिति में क्या करते हैं, जब नॉर्मल है श्वास की नली, कोई बीमारी नहीं है, तो वो इसको बलगम के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अस्थमा के मरीज इन कणों के विरुद्ध में बहुत गाढ़ा बलगम बनाने लगते हैं, यानी सिक्रीशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इन कणों को जो वातावरण से अंदर लिए उनको एलर्जन कहते हैं, और मरीज अस्थमा का जो होता है उनमें इन कणों के विरुद्ध एलर्जी होती है, तो वो ज्यादा मात्रा में बलगम बनाएंगे, और उस बलगम से सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस की नली अवरुद्ध हो जाएगी, और बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाएगा, और फिर न्यूमोनिया बन जाएगा। और जब ये बलगम बनेगा तो सांस की नली में सूजन होगी। सूजन होती है तो इसको हम साइंटिफिक या मेडिकल की भाषा में इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और सांस की नलियां सिकुड़ जाएंगी, तो जो बाहरी ऑक्सीजनेटेड एयर हमारे अंदर फेफड़ों में पहुंच रही है उसमें कमी आ जाएगी, और सांस की नली के चारों जो मांसपेशियां होती हैं वो जकड़ जाएंगी, और उससे सांस की नली और ज्यादा सिकुड़ जाएगी और मरीज को सांस लेने में कठिनाई होगी। अब अस्थमा के क्या क्या कारण होते हैं? सबसे पहला कारण हमने आनुवंशिक बताया, हेरिडिटी की वजह से होता है। कुछ दवाइयाँ होती हैं, जैसे दर्द निवारक दवाइयाँ होती हैं, एस्प्रिन है, ब्रूफिन है। हम कई लोगों को बहुत आदत होती है, सिर दर्द होता है तो फटाफट ब्रूफिन ले ली। उच्च रक्तचाप वाली, बीपी वाली दवाइयाँ होती हैं, बीटा ब्लॉकर जिनको बोलते हैं, उनके अत्यधिक सेवन से भी ये बीमारी हो सकती है। फिर कुछ प्रोफेशन, व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें व्यक्ति धूल, धुआं, खनिज इत्यादि से संबंधित कार्यों में लगे होते हैं, उनमें भी ये अस्थमा देखने को मिलता है। ये प्रोफेशनल हैजार्ड के रूप में अस्थमा आता है उनमें। और कई बार प्रेगनेंसी में भी ऐसी ऑटो इम्यून अंदर परिवर्तन होते हैं शरीर में कि उसमें अस्थमा हो जाता है। कौन से ऐसे कारक होते हैं जो अस्थमा को प्रेसिपिटेट करते हैं, या यूं कहिए उत्प्रेरक तत्व होते हैं? सबसे ज्यादा धूम्रपान, सिगरेट, बीड़ी इत्यादि का पीना। फिर संक्रमण, ठंड हुआ, जुकाम हुई, कई बार कहते हैं ना ठंडा खाते ही ठंड हो गई, जुकाम हो गई, और अस्थमा वाले लोग ठंडा दही नहीं खाते, ठंडा दूध नहीं पीते। फिर एलर्जेंस, कई बार भोजन में कुछ ऐसे शामिल होते हैं प्रोटीन तत्व, और जो परागकण होते हैं, फूलों के जो पॉल्यूएंट्स होते हैं, फंगाई होती है, हाउस डस्ट में कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं। ये किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी हो तो वो उसके लिए एलर्जन कहलाते हैं। मौसम में बदलाव की वजह से भी कई बार कई लोगों को देखा है बहुत ज़्यादा छींक आती हैं और उनको जुकाम हो जाता है और वो अस्थमा का रूप ले लेता है। या बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, वातावरण में नमी होती है। कई बार भावनात्मक स्थिति जो होती है, तनाव, चिंता, ये भी अस्थमा का प्रेसिपिटेटिंग यानी उत्प्रेरक तत्व होता है।
और परफ्यूम कई बार लगाते हैं, बहुत ज़्यादा तेज स्पंजेंट स्मेल होती है, कई बार एसिडिटी से भी अस्थमा प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो जब अस्थमा का अटैक आता है उस टाइम हमें क्या करना चाहिए? घबराना नहीं चाहिए, तनाव नहीं लेना चाहिए, शांत रहना चाहिए और जो आपके डॉक्टर ने आपको दवाइयाँ प्रेस्क्राइब की होती हैं वो लेनी चाहिए और रुकें। अगर बहुत ज़्यादा तबीयत बिगड़ती दिखती है, सुधार ना हो तो डॉक्टर से मिलना चाहिए। कैसे पता चलता है इसको अस्थमा है इस रोगी को? तो उससे उसके जो क्लिनिकल आप जाते हो, क्लिनिकली डॉक्टर आपको देखकर लक्षण के हिसाब से और श्वास की जांच करते हैं, स्पायरोमीट्री एक अध्ययन होता है, उससे छाती का एक्सरे और उससे पहले वो स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो दोनों साइड में छाती में या एक साइड में फेफड़े में रोंकाई नाम की, जो मैंने बोला ना कि सांस जब बाहर निकालते हैं तो सीटी जैसी बजती है, वैसे ही फेफड़ों में ध्वनि सुनाई देती है, उनको रोंकाई कहते हैं। और कुछ पीक एक्सपीरेटरी फ्लो टेस्ट होता है, उससे भी पता चलता है। अब क्या करना चाहिए? तो जो भी आपको जो करना है, जो भी आपका एलर्जन है या आपको खुद के शरीर के बारे में पता होना चाहिए, ठंड है या कोई ऐसी धूल है, डस्ट है या कोई परफ्यूम है, आपको एलर्जन को अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। आपको अपने चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। वो जो भी दवाइयाँ बताते हैं उनको हमेशा घर में अवेलेबल रहना चाहिए। जब भी आपको अटैक आए तो तुरंत उनका इस्तेमाल करना चाहिए। 5-7 मिनट, आधा घंटा जब भी आप देखते हैं, अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो अस्थमा के इलाज में 2 प्रकार की दवाइयाँ उपयोग में लाते हैं। एक तो जिनसे श्वास नली की जकड़न दूर होए, वो रिलैक्स होए, और रिलैक्स होंगी तो रेस्पिरेटरी फ्लो बढ़ेगा, और दूसरी जिनसे हम श्वास की नली की सूजन ठीक करते हैं। तो जैसे ही अगर आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो आपको इंजेक्शन देते हैं जिससे श्वास की नली रिलैक्स हो, दूसरा नेबुलाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब होती है तो ऑक्सीजन देते हैं। तो इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं वो उसको अटैक को कंट्रोल करती हैं। और इनमें जैसे नेबुलाइज के टाइम काफ़ी टाइम से चली आ रही हैं बेक्लोमिथेसोन और बुडिसोनाइड स्टेरॉइड होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है। और लॉन्ग टर्म में जैसे नहीं हो उसके लिए आपको एलर्जन को अवॉइड करना, और जो आपका शरीर जो मांगता है, जो भी मौसम है या जो भी एलर्जन अवॉइड करने हैं वो आपको करने हैं। और आपको रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और तुरंत अगर अटैक आता है, सांस लेने में तकलीफ होती है तो साल्बुटामोल इत्यादि दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। वो चिकित्सक की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। वो आपको इनहेलर देते हैं, तो आजकल अच्छी मशीन आती है तो वो उसमें आपको दवा भी देते हैं, उसकी मात्रा भी बताते हैं, डाल के इनहेल करना होता है। पर अगर फिर भी घर में इसका समाधान नहीं हो पाए समस्या का, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए ताकि ये घातक रूप न ले।